And Uttarakhand government officials are telling India today that rescue operations will continue through the night. They've got resources in place, the centre and the state working in tandem to ensure maximum lives are saved. Even as we speak, there are between 28 to 30 workers still trapped in tunnel number 2 at Tapovan. This is the second site. There were 2 hydroelectric power projects that were hit by a massive avalanche and then flash floods this morning. Flash floods came at 10:45 after a glacial burst. People, some were rescued immediately. 10 bodies have been recovered. So far, rescue operations will continue. So initially, the National Disaster Response Force and the State Disaster Response Team, they're on ground. Additional teams have been airlifted from Hindon, close to Delhi. The Indian Air Force has more aircraft and helicopters on standby to bring in heavier rescue operation. Mountain cutting, tool cutting equipment, whatever is required, they will make those efforts. But as of now, efforts will go on through the night. The Met Department has also said it's unlikely to rain over the next 48 hours. So rescue operations can continue unabated. Let's listen in to reactions coming in. उत्तराखंड में ऐसे परिवार मुश्किल से मिलते हैं जिनका कोई न कोई सदस्य फौज में न हो, यानी वहां के लोगों का हौसला किसी भी आपदा को मात दे सकता है। उत्तराखंड के साहसी लोग के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं, बंगाल प्रार्थना कर रहा है, देश प्रार्थना कर रहा है। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची हैं। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर उत्तराखंड में अलकनंदा की सहायक नदी में आज सुबह एक ग्लेशियर के टूटने से जो एक भीषण त्रासदी वहां पर घटित हुई है, इस भीषण त्रासदी के प्रति उत्तराखंड के उन पीड़ित परिवारों के प्रति और नागरिकों के प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। And the Uttarakhand Chief Minister Trivendra Singh Rawat has just visited Chamoli. Now back, he joins us on India Today. मुख्यमंत्री जी, आपने अभी चमोली का जायजा लिया, वहां पर डिजास्टर रिलीफ क्या क्या ऑपरेशंस चल रहे हैं उसके बारे में आप हमें क्या बता सकते हैं? कितने लोगों की जान बचा ली गई है और अभी भी कितने लोग लापता है और उस सुरंग में कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्या बता सकते हैं आप सर? पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका और आपके चैनल का कि ऐसे समय पर जो तमाम तरह की अफवाहें फैलती हैं वो अफवाहें आज नहीं फैल पाई और उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग रहा है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। ये जो आज ये जो आपदा आई है इसमें ऋषि गंगा जी, ये जोशीमठ से जब हम आगे जाएंगे तो सब जानते हैं गौरा देवी का नाम रेणी गांव है उनका, तो वहाँ पर ये हिमस्खलन हुआ और उसके कारण उसमें 4 छोटे झूला पुल और जो रेणी गांव में
जो ऋषि गंगा प्रोजेक्ट था, ये बिल्कुल पूरी तरह वॉश आउट हो गया। ये 2020 में ही इसमें बिजली बननी शुरू हुई थी और 13 मेगावाट का लगभग ये प्रोजेक्ट था। आज वहाँ पर कोई भी अवशेष नहीं है और इसलिए उनको ये कह सकते हैं कि 100% लॉस डेवलपर को हुआ है। उससे जब हम 5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलेंगे तो वहाँ पर तपोवन नामक जगह पर NTPC का एक हाइड्रो प्रोजेक्ट ये निर्माणाधीन था और जिसमें बड़ी संख्या में लेबर काम कर रही थी। ये रेणी वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 35-36 लोग काम पर थे, जिनमें से 5-6 लोग सुरक्षित हैं। इसमें 2 पुलिस के जवान जो वहाँ पर सुरक्षा ड्यूटी के लिए रहते थे, वो भी उसमें काल कवलित हुए हैं। और तपोवन वाला जो प्रोजेक्ट है, इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो छोटी टनल है, उसमें सभी को बचा लिया गया है। अभी थोड़ी देर पहले जो हमको सूचना मिली है, उनको सबको बचा लिया गया है। और एक टनल जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, उसमें पहले तो प्रवेश ही बहुत कठिन था, क्योंकि लगभग 35 फुट गहरा दलदल उसमें बन गया है। ITBP के हमारे जवान किसी तरह उसके मुहाने तक पहुँचे और उन्होंने अंदर 150-200 मीटर तक ही वो जा पाए, क्योंकि अंदर भी पूरा दलदल बना हुआ है और उसमें चल नहीं सकते हैं। तख्ते रख करके उनके ऊपर जान जोखिम में डालकर ही वहाँ पर प्रवेश वो कर पाए हैं। लेकिन हाँ, उसका जो मुहाना है वो खुल गया है और कल फिर वहाँ पर हमारी टीमें जाएंगी। ITBP, सेना और जो स्टेट की हमारी जो SDRF है, ये सारे विशेषज्ञ वहाँ पर पहुँच गए हैं। जी। जो दूसरी सुरंग है, क्या उसमें अभी ये कहा जा रहा है ITBP द्वारा कि संभवतः 28 से 30 लोग हैं, उनकी सुरक्षा या उनकी हालत के बारे में कोई जानकारी है? उन तक किसी तरह से कोई रसद सामग्री फेंकी जा सकती है, दी जा सकती है, डाली जा सकती है? उसके बारे में आप कुछ बता सके हमें? इसमें 2 टनल हैं। एक टनल जो छोटी टनल थी, वो तो संपर्क में थे फ़ोन पर और उनसे हमने स्वयं बातचीत की। उनको हमने ढांढस बंधाया कि आप हिम्मत रखिए, आपको निकाल लिया जाएगा, और वो निकाल भी लिए गए हैं। लेकिन जो लंबी टनल है, जो लगभग 2.5 किलोमीटर लंबी है, ये अप स्ट्रीम में कहना चाहिए हमको, उनसे कोई संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। जब हमारी टीम वहाँ अंदर गई 150-200 मीटर के करीब, तो वहाँ उन्होंने ज़ोर ज़ोर से उनको आवाज़ें देकर भी कोशिश की कि वो कुछ बोले, लेकिन हो सकता है कि वो ज़्यादा अंदर हों या उन तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। तो अभी उनके बारे में कुछ भी बता पाना अभी हमारे लिए संभव नहीं है। कल वहां पर और एक्सपर्ट्स की टीम वहां पर पहुंच रही है। दिक्कत ऐसी है कि जो टनल का जो मुहाना है और जहां तक सड़क है जी, वो लगभग 150 मीटर है और इस 150 मीटर में लगभग 35 फुट गहरा मलबा आ गया है, जिसमें कोई व्हीकल नहीं चल पा रहा है। और जो हमारे जवान हैं वो भी तख्ते डालकर, लकड़ी के तख्ते डालकर और अपनी जान जोखिम में डालकर उधर आगे निकल रहे हैं। तो उससे जो रेस्क्यू में जो सफाई करनी है टनल की, उसमें दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोग कल प्रयास करेंगे कि कुछ और उसके लिए कोई तरीका निकाला जाए। लेकिन मशीनें सब उपलब्ध हैं वहाँ पर, लेकिन मशीन उसमें चल नहीं सकती है, तो मैनुअल ही वहाँ पर प्रयास हो रहा है। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, आप हमारे साथ जुड़े इंडिया टुडे पर बहुत बहुत धन्यवाद। सो रेस्क्यू ऑपरेशंस विल कंटिन्यू once again tomorrow, and this second tunnel, the deeper tunnel, is a cause for grave concern because whatever effort was made today didn't meet with any success. No response from those who are feared trapped inside. Just a short while back, I also spoke to Ashok Kumar, the Director General of Uttarakhand Police, who said rescue operations will continue till the time people are taken out, not just of the second tunnel, but also those who are feared missing. As of now, there are 28 to 30 people who are feared trapped in the tunnel and about 100 who
who still haven't reported anywhere. So villagers, the army, the Indian Air Force, the NDRF, the SDRF, the ITBP, they're all a part of this rescue mission. Sir, what's the latest? What can you tell us? How many people have been rescued? How many still feared, trapped and missing? See, the site, there has been tragedy at two major sites. One is Rani village. There was a power project there. Total 40% missing from there. 13 have reported back, so 27 missing, including 2 policemen. Then the second site is 5 kilometers down the stream, which is Tapovan, and there about 100 plus people are missing. 12 to 16% have been rescued. 7 dead bodies have been recovered. There is another tunnel. This was a smaller tunnel where the people have been rescued from. There is another tunnel which is 900 meters long, and we are trying to open that. There are about 25 to 30% there. Our rescue operation is going on there along with Army and our state disaster response force, and we have reached about 150 meters. So it's we are open. Our operations are on. Sir, will rescue operations continue through the night? Is there anything that's hampering your operations? Something that you require? No. What hampered was there was another fear from the villagers. They said that there were still some sounds of breaking of glaciers, but sometimes smaller sounds are there after a big glacier breaks into avalanche. So some water rise has taken place. So for temporarily we have stopped the opening of tunnel. But we are watching, monitoring closely, and again start the operation once the water recedes. Okay. Now, as of now, is there an apprehension that there could be after effects? We are told that a team of the Defence Research and Development Organization, those who study avalanche and glaciers, they are coming there. Is there an apprehension that there could be after effects? Is there an apprehension that water level could still rise in these rivers, sir? Throughout the day it was at a low level after the tragedy, but in the evening it has, afterwards our operations were on. Suddenly water rose little bit, and the apprehensions could be there. We have also deployed drones to look for such other things in the nearby areas. But if the RDO is also deploying, that's good enough. Okay, so rescue operations underway. Now take a look at these images that we are putting out through the day. So 10:45. There was this glacier burst, then the water came gushing down. As the Chief Minister was telling us, there are 2 sites, 2 hydroelectric power projects. One is about 13 megawatts, which had started producing electricity just this year. That's been completely devastated. And then 5 kilometers down the line is the second power project, which is the Tapovan. This was under construction. Again, this has witnessed massive damage. But the gushing water has been contained at a dam at Srinagar, and that is why downstream you notice here at Rishikesh or at Haridwar the river flow is absolutely normal, though as a precautionary measure this evening there wasn't an aarti on the banks of river Ganga. But do keep in mind that this year, this is 2021, the Mahakumbh at Haridwar, and preparations are underway for this Mahakumbh. So while those preparations were stalled today, police officers on ground and the administration is telling India Today that those preparations will start once again tomorrow, and since it's unlikely to rain over the next 48 hours, they will try and make up for lost time. But on ground zero, NDRF teams are a part of the rescue operations, and India Today's Kamaljeet Kaur Sandhu spoke to NDRF officials. She's filed this report. Uttarakhand has seen disasters happening first in 2013 and now here in 2021. Security forces have been better prepared. We've known NDRF, ITBP, Indian Army, SDRF, joint forces now operating. We have with us Amrinder Singer, IG NDRF. So what is the current situation? How many people have been rescued? How many more to be rescued? The moment information was received, at the very same moment, different agencies got active. ITBP was active, SDRF was active, when Army was deployed, NDRF too has been deployed, and all have been working jointly. Of late, information was received around 60% they are stuck up in a tunnel. So ITBP
carried out a search and rescue operation, and they rescued those 60 personnel live. Can rescue operations go on at night? How long will these rescue operations go on? Rescue operations definitely will get slightly hampered because of lack of visibility during night. However, we'll carry on with whatever limited success we can get during night. And next day also, very early, we'll start the different team. And till the time last person is searched, the operations will continue. Till how long? It may be, as per my calculation, maybe 24 to 48 hours. So 24 to 48 hours, what's significant that you're telling us? Also, how many people could have actually been in the water? You think the search is going to go on to the length or the extent of the river? Yes, the search will go on till the length and breadth of the river. It is obviously the efforts which will ensure that more and more people can be rescued, but the numbers are feared to be extremely large. But perhaps the word coming in, it's not the same as the 2013 disaster, but clearly challenges ahead for the forces. Kamaljeet Sandhu in Delhi for India Today. दो टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि कहोगे आप पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। वहाँ तक कि पूरी जो आसपास की आबादी है, गाँव हैं और लोग हैं, उन लोगों को अवेयर करने का और निकालने का काम भी उसमें भी मदद कर रहे हैं हमारे जवान। So several lessons learned from 2013 when the tragedy struck near the Kedarnath Dham. After that, the SDRF, the NDRF, other teams, there are standard operating procedures in place, and that SOP kicked in today, ensuring that rescue operations took off almost immediately. And the police here tell us that helped save several lives in the first rush as people were brought out of the disaster area. But they're still taking no chances. How were people who were rescued? What did they describe? What was it like? Let's listen in. आज अचानक सुबह 10:30 बजे के आसपास ग्लेशियर आने के कारण टनल में पानी भर गया था। पानी भरने के कारण हम ऊपर टनल के सरिया के द्वारा आधे रास्ते तक आए। फिर आईटीबी की टीम आई, उन्होंने हमें निकाला और सब सही है। हम यहाँ पे कंपनी में काम करता था, जहाँ से आज जो आपदा आई उसमें आईटीबीपी की टीम ने हमें बचाया और वहाँ से हमें रेस्क्यू करके ये अपने चिकित्सालय में लेके आए। यहाँ पे हमारी देखभाल करी और अभी हमें यहीं पे रखा हुआ है। As soon as people were rescued, the Indo-Tibetan Border Police and people on ground, they chanted, Bol Badri Vishal ki jai. Badri Vishal is the reigning deity of Badrinath shrine and that area around it. Incidentally, Bol Badri Vishal ki jai is also the war cry or the motto of the Garhwal Rifles Regiment of the Indian Army. So listen into ITBP personnel chant. They were so happy they were able to rescue people. Listen into that. Also listen into prayers that are happening at Varanasi for the situation to calm down and lives to be saved. I leave you with these images. We'll be back with lots more. Keep watching India Today. Hi everyone, Preeti Chaudhary here. Hope you like this video. For latest news and analysis, like and subscribe to the India Today YouTube channel. And don't forget to press the bell icon to stay updated. Thank you for watching.